Good evening, dear students, and a very warm welcome to the session. आज के हम अपने इस सेशन में बात करने वाले हैं आपके इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज योर द विलेज ऑफ पालमपुर। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी क्लास 8 में सोशल साइंस में सिर्फ 3 सब्जेक्ट हुआ करते थे, राइट? हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। बट जैसे ही आप क्लास 9th में जाते हैं तो एक नया सब्जेक्ट आपके सोशल साइंस में इंट्रोड्यूस होता है और वो है आपका इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं? आप डेफिनेटली अपने घर पर अपने बड़ों को बात करते हुए सुनते होंगे कि अभी कोरोना की वजह से देश की जो जीडीपी है वो कितनी गिर गई है। जीएसटी के बारे में सुनते होंगे कि अगर आप कुछ भी आजकल खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी लगता है। इंडिया काफी सारे प्रोडक्शंस करता है, काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग करता है इंडिया, राइट? तो ये सब क्या होता है? तो आप लोगों का ये जो चैप्टर है, इट इज अ जनरल इंट्रोडक्शन टू योर न्यू सब्जेक्ट दैट इज योर इकोनॉमिक्स। तो अगर हम इकोनॉमिक्स के एक नॉर्मल कॉमन डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आप उन प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं कि किस तरीके से आपने अपने बिजनेस या इंडस्ट्री या अपनी मनी को आपने यूटिलाइज किया है फॉर द बेटर प्रोडक्शन। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से ग्रो कर रही है और आप उसमें और क्या एफर्ट्स लगा सकते हैं और किन फैक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी जो है वो काफी अच्छे से ग्रो करे, राइट? तो दिस इज योर व्हाट यू लर्न इन योर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। So let's move towards our chapter and let's see what all the topics we are going to deal in your chapter. तो अगर हम इस चैप्टर में देखें तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे कि ये पालमपुर क्या है, किस तरीके से हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके जो चैप्टर का नाम है दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो ये एज सच कोई पंचतंत्र की कहानियां नहीं है, यहाँ पर हमने एक हाइपोथेटिकल एक विलेज जो है उसको इमेजिन किया है और वो उस विलेज का नाम क्या है, पालमपुर। और इसी विलेज के प्रोडक्शन की हम बात करेंगे कि विलेज लाइफ जो होती है वो किस तरीके से डिपेंडेंट होती है टाउन्स में अपनी लाइवलीहुड में और किस तरीके से वो अपनी इकोनॉमी को जो है मेंटेन करती है। ठीक, तो हम एक पहले जो है एक विलेज के एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे जो आपके आगे जो सब्जेक्ट है वो विलेज से ग्रो करता हुआ कहा जाएगा, स्टेट जाएगा। आप क्या बोलते हैं, फिर वो आप देश के बारे में पढ़ेंगे, फिर वर्ल्ड की इकोनॉमी देखेंगे, राइट? तो ये आपका क्या है, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर न्यू सब्जेक्ट। तो इस वजह से हमने एक हाइपोथेटिकल एक विलेज लिया है, हमने एक विलेज को जो है इमेजिन किया है और उस विलेज का नाम क्या है, पालमपुर है। और फिर हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो विलेजर्स हैं, यहाँ पर जो फैमिलीज रहती हैं वो किस तरीके से सरवाइव कर रही हैं, उनके पास और क्या क्या ऑप्शन है। ओके, तो ओवरव्यू हम देखेंगे, फिर हम एक इंट्रोडक्शन जैसा देखेंगे इस चैप्टर का। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की अगर आपको प्रोडक्शन करनी है अपने गांव में तो आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से करते हैं। फिर हम देखेंगे फार्मिंग इन पालमपुर एंड देन विल सी नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। तो अब हम सबसे पहला टॉपिक जो कि है आपका ओवरव्यू, तो हम जैसे कि आपका चैप्टर का नाम ही है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो स्टोरी है इट इज अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज जिसका नाम क्या रखा गया है, पालमपुर रखा गया है। और ये जो चैप्टर इट इज अ नैरेटिव स्टोरी और बेस्ड ऑन अ रिसर्च स्टडी, एक रिसर्च स्टडी की गई थी और जो कि किनके द्वारा की गई थी, गिलबर्ट एटिएना के द्वारा। गिलबर्ट एटिएना, ETIENNA, इनके द्वारा जो है ये रिसर्च किया गया था ऑफ अ विलेज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। मतलब गिलबर्ट एटिएना जी जो है उन्होंने अपनी रिसर्च स्टडी करी थी एक विलेज की, और वो विलेज कौन सा था, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो उन्हीं के रिसर्च के आधार पर हमने एक हाइपोथेटिकल विलेज लिया, एक इमेजिनेशन किया कि कोई एक विलेज है जो कि सेम बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो विलेज है सिर्फ उसी के जैसा मेल खाता कोई विलेज है और उसका नाम हमने क्या रख दिया, पालमपुर रख दिया।
अब यहाँ पर जो हमारा मेन कंसेप्ट है, ये जो स्टोरी का जो पर्पस है, दैट इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। फिर यहाँ पर हम देखेंगे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, इंडस्ट्रीज होती है, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, ये किस तरीके से लिमिटेड स्केल पे विलेज में कैरी आउट होते हैं, उन बातों को हम सीखेंगे। फिर बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो टुगेदर कंबाइन होते हैं टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज, राइट। तो हम इन सारी बातों को देखने वाले हैं अपने इस चैप्टर पे। चलिए अब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो पालमपुर है, ये एक स्मॉल विलेज है जो कि बहुत ही अच्छे से वेल कनेक्टेड है विद देयर नेबरिंग विलेजेस। और नेबरिंग विलेजेस में जैसे रायगंज है, रायगंज क्या है, रायगंज जो है वो पालमपुर के पास एक छोटा सा गांव है, ओके, जो कि क्या करता है, उसके साथ कनेक्टेड है टू मतलब अ, पालमपुर और रायगंज की बात करें तो एज कंपेयर टू पालमपुर, रायगंज जो है वो थोड़ा बड़ा है, ओके, वो थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू पालमपुर। तो यहाँ पर अगर हम पालमपुर की बात करें तो वो एक छोटा सा गांव है जो कि वेल कनेक्टेड है विद द नेबरिंग विलेजेस लाइक रायगंज, और स्मॉल टाउन से भी वो कनेक्टेड है, और वो स्मॉल टाउन कौन है, शाहपुर है, ओके। फिर क्या हो रहा है यहाँ पर कि अब ये क्या है, कनेक्टेड है नेबरिंग विलेजेस से, तो इसके पास डेफिनेटली वेल कनेक्टेड, वेल डेवलप्ड रोड्स हैं। रोड्स हैं तो रोड्स में चलने के लिए जो पालमपुर विलेज है तो उनके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी है, जैसे बुलक कार्ट्स हो गए, टोंगास हो गए, बोगीज, मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक टाइप्स, राइट। तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है वो पालमपुर के पास है। अब वो किस तरीके से पालमपुर के पास है, बिकॉज ऑफ कि वो जब एक स्मॉल विलेज, जब एक बिगर विलेज रायगंज और स्मॉल टाउन जैसे शाहपुर के साथ अगर वो कनेक्टेड है, तो अगर वो कनेक्टेड है, इट मीन्स व्हाट, कि वहां पर जो उनकी रोड फैसिलिटी है वो काफी अच्छी है, वेल डेवलप्ड रोड्स हैं उनके पास, ओके। अब यहाँ पर अगर हम इस विलेज की बात करें तो इस विलेज में पालमपुर में दो प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है, एंड ऑल्सो हैज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है विच इज रन बाय द गवर्नमेंट, एंड वन प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है वहां पर, ओके। अब हम यहाँ पर अगर बात करें कि इस पालमपुर में कितनी फैमिलीज रहती हैं, तो यहाँ पर अबाउट 450 फैमिलीज जो है वो पालमपुर में रहती हैं, जिसमें से 80 जो है वो अपर कास्ट फैमिलीज हैं, and they owe the majority of the land, it means they are what, they are landlords है ना, वो लैंड ओनर्स हैं, और उनके काफी अच्छे बड़े बड़े घर हैं, वेल कंस्ट्रक्टेड परमानेंट हाउसेस हैं। आपने अपनी लोअर क्लासेस में और सोशल साइंस में पढ़ा हुआ है, राइट, टेम्पोररी हाउस इन परमानेंट हाउसेस के बीच डिफरेंस जो है, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो परमानेंट हाउसेस कैसे होते हैं, जो पक्के मकान होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो 80 फैमिली है, 80 फैमिलीज जो है वो काफी वेल डेवलप्ड है, अपर कास्ट फैमिलीज है, और मेजोरिटी ऑफ लैंड जो है वो उनके ओनर है, दैट मीन्स दे आर द लैंडलॉर्ड्स, ओके। अब फिर क्या हुआ, बाकी जो है दे आर द एससीज, दलित्स हैं जिनको आप शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है, ओके, इसमें यहाँ पर 450 जो डिफरेंट कास्ट की फैमिलीज है, इसका जो पूरा का पूरा 1/3 पॉपुलेशन जो है वो किनका है, वो दलित्स का है, या शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग होते हैं उनका। इट मीन्स कि ये कैसे है, ये लैंडलेस लेबरर्स हैं। लैंडलेस लेबरर्स का मतलब क्या हुआ, जो अपर कास्ट के हैं उनके, दे आर द लैंड ओनर्स, और इनके पास लैंड्स नहीं है तो ये लैंडलेस हो गए, लेबरर्स हो गए। तो अब ये क्या करेंगे, अब इनको अपना लाइवलीहुड जो है वो चलाना है, जीवन यापन करना है, तो ये क्या करेंगे, ये उनके लैंड में काम करेंगे, दैट्स व्हाई दे आर नोन टू बी एज लैंडलेस लेबर्स, ओके। फिर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, वहां पर बहुत ही मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली पूरे विलेज पर है, बहुत सारे हाउसेज में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी है। इनफैक्ट जो फार्मिंग लैंड्स हैं वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपरली जो है यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग ट्यूब वेल्स, मर्सिबल पंप्स फॉर देयर इरिगेशन पर्पस, राइट। फिर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग वहां पर इंडस्ट्रीज भी है, जैसे बीड़ी बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्रीज हो गए, और क्या हो सकता है, जैसे वुमेन्स जैसे चटाई मेकिंग करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ओके।
फिर ट्रांसपोर्ट भी काफी अच्छी है, वहां पे शॉपकीपिंग हो रही है, एंड फार्मिंग आर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ द विलेज पालमपुर। अब हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन क्या होता है, इट इज एन एक्टिविटी विच गिव्स द रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। डेफिनेटली आपको अगर अपनी लाइफ जो है उसको सरवाइव करना है तो आपको बहुत सारे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की नीड है। तो अब आप अपनी ये जो गुड्स और ये जो आपकी डेली लाइफ के जो नीड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल दूध, दूध की तो डेली जरूरत होती है और हर परिवार को, चाहे वो अपर कास्ट का हो या लोअर कास्ट का हो, इट इज अ बेसिक नीड, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको दूध लेना है तो आपको ऐसा तो नहीं कि आप अगर पालमपुर में रहते हो तो आपको शाहपुर जाना होगा और वहां से दूध लाना होगा, नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ फैमिलीज ऐसे होंगे कि उन्होंने डेयरी का बिजनेस डाल दिया, तो सारे गांव वाले जो है वो वहां से उनसे दूध लिया करेंगे। इट मीन्स व्हाट की प्रोडक्शन क्या है कि इट इज एन एक्टिविटी विच गिव्स द रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो है 4 एलिमेंट्स जो है वो बहुत ही मेन फैक्टर्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। ओके, 4 एलिमेंट्स जो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो 4 फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है आपका लैंड, एक होता है आपका लैंड, एक होता है आपका लेबर, एक होता है आपका फिजिकल कैपिटल, और दूसरा होता है आपका ह्यूमन कैपिटल, LLPCHC। ओके, तो ये जो 4 है, दिस आर द 4 फैक्टर्स, या आप इनको क्या कहते हो, दे आर द 4 एलिमेंट्स और द फैक्टर्स ऑफ और प्रोडक्शन। ओके, तो इससे आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है होम एग्जाम में बन सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Okay, what are called the factors of production, or you can get the question like what are the 4 elements of production. Okay, so what are the 4 elements of production? First is your land, L. Okay, second is your labor, थर्ड इज योर फिजिकल कैपिटल, एंड फोर्थ इज योर ह्यूमन कैपिटल। वन बाय वन करके हम इन सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लैंड्स की बात करते हैं तो लैंड्स बेसिकली किस तरीके से हेल्प करते हैं, जैसे लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे वाटर हो गए, मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, राइट। अगर लैंड है तो आप वहां पर प्रॉपर क्या करोगे, इरिगेशन करोगे, ठीक, वहां से आपको क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा, फूड मिलेगा। प्लस जैसे लैंड में आप और क्या कर सकते हो, लैंड इज द सोर्स फॉर योर वाटर, वाटर पानी का भी सोर्स कौन है, लैंड है। फिर बहुत सारे मिनरल्स आपको मिल रहे हैं, रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं, फॉरेस्ट है अगर वहां पे तो फॉरेस्ट से आपको टिम्बर मिल रहा है, और भी जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, राइट, गम होता है, रेजिन होता है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको किसकी वजह से मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द लैंड। सेकेंड इज योर व्हाट, लेबर। अब ये जो लेबर है ये क्या करते हैं, दे कैरी आउट द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। डेफिनेटली, अब ऐसा तो नहीं है कि आपको लैंड मिल गया तो आपने जादू की छड़ी घुमाई और वहां पर अपने आप जो है वो चावल की खेती होने लग जा रही है, गेहूं की खेती होने लग जा रही है, नहीं। और जो अपर कास्ट की फैमिली के जो लोग हैं वो भी ये काम खुद से नहीं करेंगे कि वो ऐसा तो नहीं होगा कि, क्योंकि देखो वहां पर उनका रुतबा काफी है, काफी हाई स्टेटस वाले, तो वो लोग खुद जाके खेत में हल नहीं चलाते। तो उन वो क्या करते हैं कि जो दलित्स है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है, तो वो उनको हायर करते हैं और फिर अपने जमीन पर वो खेती किसानी जो है उनसे करवाते हैं, राइट। तो लेबर जब तक नहीं होगा तब तक लैंड का प्रॉपर यूज नहीं कर सकते, और जब तक लेबर नहीं है तो लैंड में प्रोडक्शन नहीं होगा। तो सेकेंड एलिमेंट इज योर लेबर। फिर अब अगर हम लेबर की बात कर रहे हैं तो लेबर जो है, अगर लेबर काम कर रहा है, सपोज कि अगर लेबर जो है वो खेती किसानी कर रहा है तो उसको खेती किसानी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। सपोज अगर ऐसा नहीं है कि वो उसको खेती किसानी का कोई नॉलेज ही नहीं है, उसको कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो इट मीन्स व्हाट कि क्या होगा, हो सकता है कि जो जिसकी वो खेती कर रहा है, सपोज वो चावल की खेती कर रहा है, चावल के जो पौधे होंगे उस पे सपोज कि पेस्ट लग गया, इंसेक्ट्स लग गया, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, या उसे कोई डिसीज हो गया, क्योंकि उसको उस चीज का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो फिर ये भी एक ड्रॉबैक हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट कि अगर आप लेबर लगा रहे हो तो वो एक स्किल्ड लेबर होना चाहिए, ना कि अनस्किल्ड लेबर। ओके, इट मीन्स व्हाट कि उसको पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि वो किस काम के लिए रखा गया है। अगर मिनरल पर्पस के लिए रखा गया है तो उसको मिनरल्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए।
ओके। अगर वो सपोज कि फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स लाने के लिए उसको रखा गया है, तो उसको पता होना चाहिए कि कौन से टिम्बर का अच्छा दाम मिलेगा मार्केट पे, और किस तरीके से उस टिम्बर की उसको कटिंग करनी है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स है जो कि एक स्किल्ड लेबर में होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड, लेबर जो है उसको सारे काम जो है वो उसको आने चाहिए। ओके। फिर हम बात करते हैं जो कि आपका थर्ड एलिमेंट है, दैट इज योर फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल जो है वो आपको दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल। तो पहले हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि बहुत ही बेसिक नीड होते हैं टू स्टार्ट एनी ऑफ योर प्रोडक्शन। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अपने घर पे रहते हो, तो मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप एक नए घर पे शिफ्ट कर रहे हो, ठीक। तो ऐसा तो नहीं है कि आप खाली मकान में जाके रहने लग जाओगे, नहीं। अगर आप एक नए मकान में शिफ्ट कर रहे हो तो उस मकान को पहले आपको घर बनाना होगा। और घर कैसे बनेगा, जब वहां पे प्रॉपर फर्नीचर्स होंगे, राइट, आपकी डेली यूज का सामान होगा, तब जाके वो जो मकान है वो घर में कन्वर्ट होगा। तो ठीक उसी तरह अगर हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पर एसेट्स, एसेट्स का मतलब क्या होता है कि जो आप मशीन्स का इस्तेमाल करोगे, टूल्स का इस्तेमाल करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी खेती करनी है, खेती किसानी करनी है, तो आपको ट्रैक्टर की जरूरत होगी, प्लस उस पे जो हल चलता है, राइट। वो प्लफिंग ऑफ फील्ड के जो जो भी टूल्स इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, आप पहले उनको लेकर आओगे। अब ऐसा तो नहीं है कि किसान, आपने लेबर हायर कर लिया तो लेबर जो है वो अपने हाथ से ही खेत जो है जोतने लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कैपिटल का मतलब क्या होता है इन योर इकोनॉमिक्स, कैपिटल मीन्स व्हाट, कैपिटल मीन्स योर इन्वेस्टमेंट, मनी आप कितना लगा रहे हो, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर कैपिटल। ऐसा मत समझना कि छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर है, दैट इज द कंप्लीट डिफरेंट थिंग। कैपिटल का मतलब क्या हो रहा है कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आप उसे मनी नहीं कहते हो इकोनॉमिक्स में, आप उसे क्या कहते हो, कैपिटल कहते हो। ओके। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने डेली न्यूज़पेपर पे भी पढ़ते होंगे कि इंडिया की जो कैपिटल है वो इतनी है, इंडिया ने इतना कैपिटल जो है इन्वेस्ट, इतना कैपिटल लगाया था, इतना कैपिटल जो है उसको नुकसान हुआ या जो भी। तो यहाँ पर कैपिटल टर्म जो है इट स्टैंड्स फॉर मनी। ओके। तो अब देखिए आपने यहाँ पर क्या किया, जितना भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, आपको जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना था अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ योर गुड्स और सर्विसेज, वही आपके क्या होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल होते हैं। सपोज आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे, जगह ढूंढोगे या कोई बिल्डिंग, ठीक। तो बिल्डिंग में आप क्या कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, फिक्स्ड कैपिटल। मशीन्स, टूल्स, मतलब एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वहां पे, है ना। अगर आप मशीन ले रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि हर हफ्ते आपको नई मशीन लाके लगानी है वहां पे, नहीं। आप सिर्फ, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि आप एक बार वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उसमें बार बार पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर फिक्स्ड कैपिटल। फिर बात आती है आपके वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल जो है उसमें क्या क्या होगा, जो रॉ मटेरियल्स आपको लग रहे हैं, ठीक। तो रॉ मटेरियल्स तो आपको डेफिनेटली, अगर आपको रेगुलर बेसिस पे लाना होगा, है ना। अगर सपोज कि आप सपोज साबुन की फैक्ट्री खोलते हो, सपोज एग्जाम्पल, तो वो साबुन को बनाने के लिए आपको जितने रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, ठीक। सपोज आपको 2 किलो रॉ मटेरियल से आपको 4 साबुन बनते हैं, तो 2 किलो के बाद 4 साबुन आपके बन गए, 2 किलो रॉ मटेरियल के बाद 4 साबुन आपको मिल गए, तो उसके बाद तो वो साबुन में जो है वो खत्म हो गया, तो फिर आपको 2 किलो जो है 4 साबुन बनाने के लिए लेकर आना पड़ेगा। इट मीन्स कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए, और जैसे जो लेबर्स जो आपके आते हैं, कुछ कैसे होते हैं, कोई दिहाड़ी मजदूर होते हैं। दिहाड़ी मजदूर का मतलब क्या हुआ कि जो पर डे पेमेंट लेते हैं, है ना, सुबह से लेकर वो शाम तक काम करेंगे और फिर शाम को जो है अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग आवर्स आपको उनको पेमेंट करना होता है, और आप उन्हें जो कैश है वो उनके हाथ में देते हैं। तो ये भी क्या है, ये वर्किंग कैपिटल। इट मीन्स कि आपको रेगुलर बेसिस पे जो है अपना पैसा जो है वो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल है इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, ठीक। तो ये दोनों जो है वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल, ये क्या है, ये कौन से टाइप की कैपिटल है, दे आर द टाइप्स ऑफ
फिजिकल कैपिटल। अब नेक्स्ट है आपका ह्यूमन कैपिटल विच इज द फोर्थ एलिमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो जो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि इट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज गेन्ड बाय अ वर्कर थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस टू परफॉर्म लेबर so as to produce economic value. It means what कि human capital जो है वो एक तरीके का knowledge और knowledge enterprises है. It means what कि अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हो, ठीक, अगर सपोज आप स्कूल जा रहे हो, आप अभी पढ़ रहे हो, तो आप क्यों पढ़ रहे हो? आगे जाके आप क्या करोगे? आगे जाके आप एक अच्छी जॉब करोगे, है ना? आप एक अच्छी जॉब करोगे और आप अपनी लाइफ को जो है सेटल बनाना चाहते हो, तो इट मीन्स व्हाट कि अगर आपको स्कूल भेजा जा रहा है तो वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, ताकि आप जो है आपकी स्किल्स जो है वो काफी अच्छी हो, है ना? अगर सपोज कि आप जब आपकी स्कूलिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद आप क्या करते हो? ग्रेजुएशन करते हो, तो आप ग्रेजुएशन एक प्रॉपर फील्ड पे करते हो। सपोज किसी ने बीबीए ऑप्ट किया, यानी कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो अब उसके पास कौन सी स्किल डेवलप हो रही? 12th तक सभी कॉमन, इनफैक्ट 10th तक जो है वो सब कॉमन स्टडीज कर रहे होते हैं। 11th में आकर सब अपने अपने सब्जेक्ट ऑप्ट ऑप्ट करते हैं, और फिर वहां से जो है आप लोगों की स्किलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, राइट? अगर कोई साइंस सब्जेक्ट उसने ऑप्ट किया है, तो वो अब साइंस में जो है वो और ज्यादा बेहतर होता जा रहा है, और फिर साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट करने के बाद हो सकता है कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तरीके से आपकी जो स्किल्स है, जो नॉलेज है, थ्रू एजुकेशन, थ्रू एक्सपीरियंस, आपको क्या हो रहा है, आप जो है एक स्किल्ड लेबर में या स्किल्ड वर्कर में कन्वर्ट हो रहे हो। लेबर या वर्कर का मतलब सिर्फ और सिर्फ मजदूर या काम करने वाले नहीं होते हैं। अगर एक डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर भी एक वर्कर है, टीचर भी एक वर्कर है, इंजीनियर भी एक वर्कर है, राइट? तो किसके पास कितना ज्यादा अच्छा एजुकेशन है, कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, इस तरीके से अगर आप जो है काफी जो सपोज कि कोई स्टूडेंट काफी होशियार है और उसने आईआईटी में एडमिशन लिया, तो आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद क्या हुआ कि उसको जो है लाख करोड़ों के पैकेज में उसको क्या मिल गया? उसको जॉब ऑफर हो गई गूगल से, सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो। तो इट मीन्स व्हाट कि उसके मम्मी पापा ने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो काफी अच्छे से खिल मतलब फले फूले, क्यों? क्योंकि उसको जो है वो इतना ज्यादा स्किल्ड हो गया कि वहां से अब उसको जो है आउटपुट बहुत ज्यादा अच्छा मिल रहा है। लेकिन अगर वहीं पर कोई वीक स्टूडेंट है, क्यों? क्योंकि अब वो अनस्किल्ड हो गया, उसके पास उतना नॉलेज नहीं है जितना दूसरे बच्चे के पास था, तो अब यहाँ से उसको आउटपुट कम मिलेगा। तो ये एक तरीके का क्या है कि यहाँ पर नॉलेज और एंटरप्राइजेस जो है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। इट इज रिक्वायर्ड, जो ह्यूमन कैपिटल है, इट इज रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर ऑल द अबव इनपुट्स टू प्रोड्यूस द आउटपुट। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज फार्मिंग इन पालमपुर। तो अगर हम फार्मिंग इन पालमपुर की बात करते हैं तो ये किस तरीके से बेस्ड होता है? फार्मिंग का मतलब क्या हुआ कि पालमपुर में जो है फार्मिंग जो है वो किस तरीके से हो रही है, खेती किसानी वो किस तरीके से हो रही है। तो पालमपुर में जो फार्मिंग है वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और वो कौन से? सबसे पहले लैंड इज फिक्स्ड, फिर चेंज इन द मेथड ऑफ कल्टीवेशन, वन बाय वन करके हम इन सारे फैक्टर्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। थर्ड है मल्टीपल क्रॉपिंग, फोर्थ इज योर मॉडर्न फार्मिंग, फिफ्थ सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंड इज फिक्स्ड। तो लैंड इज फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ कि अबाउट 75% जो पॉपुलेशन है पालमपुर का, वो किस पे डिपेंड है? वो फार्मिंग पे डिपेंड है। अब वो फार्मिंग पे क्यों डिपेंडेंट है? हो सकता है कि वहां पर जो है एजुकेशन को उतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उनके जो घर मतलब जो उनके पूर्वज रहे होंगे, जो उनके फोर फादर्स रहे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग कर रहे हैं, राइट? अब चूंकि वो क्या है, वो एक विलेज है, वो अनडेवलप्ड अनडेवलप्ड लोकेलिटी है, ठीक? तो वहां पर एजुकेशन का उतना ज्यादा महत्व नहीं है। हम जब धीरे धीरे आगे इकोनॉमिक्स पढ़ते जाएंगे तो सारी चीजें जो है वो इम्प्रूव होती जाएंगी। चूंकि अभी हमने यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लिया? एक विलेज का एग्जाम्पल लिया है, तो इस वजह से अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 75% पॉपुलेशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है अपनी अर्निंग्स के लिए? दे आर डिपेंडिंग ऑन फार्मिंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब क्या हुआ
कि सपोज आप क्या कर रहे हो, आप किसका क्रॉप लगा रहे हो, आप राइस का क्रॉप लगा रहे हो। तो राइस के क्रॉप को लगाते तक सपोज 2 3 4 महीने का आपको समय लगता है, तब जब तक आप उसकी पूरी की पूरी कटाई नहीं कर लेते। मतलब क्या हुआ कि जस्ट जिस दिन आपने राइस क्रॉप लगाया फर्स्ट डे, और फिर सपोज आपको आफ्टर, सपोज एग्जांपल दे रही हूँ, आपने फर्स्ट डे से 4 मंथ के पीरियड तक आपने उसका प्रॉपर जो है देखभाल किया उस क्रॉप का, और फिर एट द डे जब वो डे आ गया जब आपको उसकी क्या करनी है, उसको प्रॉपर कटाई करनी है, और फिर आप उसका धान बनाओगे और धान से फिर उसमें से चावल निकालोगे, और फिर उस चावल को आप क्या करोगे, सेल करोगे। तो जो कटाई वाला दिन आता है दैट इज योर कल्टीवेशन। ओके, तो ऐसा लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए फिक्स्ड है, जहां पर आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर सोइंग कर सकते हो क्रॉप्स का, राइट। तो उस लैंड को आप क्या कहोगे, लैंड इज फिक्स्ड। देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन सिंस 1960। तो जो लैंड कल्टीवेशन के लिए फिक्स्ड है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन होगी, मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी होगी, वहां पर और अदर कोई भी काम जो है वो नहीं किया गया है सिंस 1960। ओके, नेक्स्ट है आपका चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन। बस वहां पर क्या हुआ, जैसे सपोज कि ये पूरा का पूरा पालमपुर है, ठीक। तो यहाँ पर जो पालमपुर है, सपोज ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा लैंड जो है ये फिक्स्ड है कल्टीवेशन के लिए। अब यहाँ पर आकर आप कोई फैक्ट्री डालने की कोशिश करोगे, या कुछ और, सपोज आपको यहाँ पे पेट्रोल पंप डालना है या कुछ भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो जनसंख्या होगी, यहाँ के जो पर्सन होंगे, यहाँ के जो विलेजर्स होंगे, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ये लैंड जो है वो इट इज फिक्स्ड फॉर कल्टीवेशन। कब से, 1960 से। बस बदला है तो क्या बदला है, कल्टीवेशन का मेथड चेंज हो गया है, खेती किसानी का जो आप जो मेथड इस्तेमाल करते हो, जो तरीका आप अपना रहे हो, उसमें चेंजेस आ गए हैं, राइट। अब किस तरीके के चेंजेस आए, आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, मल्टीपल क्रॉपिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। तो अब जो 1960 या उससे पहले भी अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कल्टीवेशन कर रहे हो, तो उसके बाद से जो चेंज हुआ है, यहाँ पर जो बदलाव हुए हैं, वो वहां पर उस कल्टीवेशन लैंड में कोई फैक्ट्रीज वगैरह नहीं लग सकती। बस जो बदलाव आए हैं वो है कि आपने अपना कल्टीवेशन जो टेक्निक्स है उसको चेंज कर दिया, वहां पर अब आप मल्टीपल क्रॉपिंग इस्तेमाल करो, और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जो है आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो पालमपुर में, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड, ठीक। तो अब अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करें कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, तो इट इज द मेथड जो कि पालमपुर में इस्तेमाल किया जा रहा है। इट मीन्स व्हाट, कि सपोज कि ये एक लैंड है, ठीक। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप सपोज चावल की खेती कर रहे हो, ठीक। तो आप चावल की खेती कर रहे हो, तो आपने क्या किया, इस चावल की खेती के साथ साथ अब यहाँ पर जो खाली जगह बच रहे हैं, आपने यहाँ पर और जो है अलग टाइप का क्रॉप लगा दिया, ठीक। तो अब इससे क्या हो रहा है कि सपोज आपको इस लैंड से, अगर आपको सपोज 100 kg चावल मिल रहा था, सपोज एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत ज्यादा मिलता है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आपको इस पीस ऑफ लैंड से अगर आपको 100 kg ऑफ राइस जो है आपको मिल रहा है प्रोडक्शन, लेकिन अगर आपने वहां पर चावल के साथ साथ सपोज आपने आलू लगा दिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका सोने पे सुहागा हो गया ना, आपको डबल बेनिफिट हो गया, आपको मतलब क्या हो गया, बोनस हो गया। क्यों, क्योंकि आपने खाली जगह पर किसको लगा दिया, आपने पोटैटो को लगा दिया। तो अब यहाँ पर आपको चावल के साथ साथ आपको पोटैटो भी मिल रहा है, तो इससे आपकी इनकम क्या हो गई, डबल हो गई। तो दैट इज योर वर्ड की कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड एट सेम और डिफरेंट टाइम। सेम टाइम पे भी आप कर सकते हो या डिफरेंट टाइम पे भी कर सकते हो। कुछ लोग कैसे करते हैं, जो कुछ किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सीजन में एक ही क्रॉप लेते हैं। एक सीजन में एक ही क्रॉप का मतलब क्या हुआ, आपने अपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। तो अगर कोई किसान है तो उसने क्या किया, उसने सिर्फ और सिर्फ खरीफ क्रॉप्स लिया अपने इस लैंड में, और राबी क्रॉप जो है उसने नहीं लिया। क्यों, क्योंकि उसको खरीफ क्रॉप से इतना पैसा आ जाता है, इतनी इनकम आ जाती है कि वो साल भर बैठ के खाता है। लेकिन और फिर जो राबी सीजन जब आता है, तो ये जो उसका लैंड है वो खाली पड़ा हुआ है। तो ये क्या हुआ
कि ये तो वेस्ट ऑफ लैंड हो गया, तो अब उसने क्या किया कि खरीफ के साथ साथ उसने राबी क्रॉप्स भी लिया। तो इट मीन्स व्हाट कि अब डिफरेंट टाइम्स पे वो दो अलग अलग क्रॉप्स ले रहा है, तो वो भी किसके अंडर आएगा, मल्टीपल क्रॉपिंग के अंडर आएगा। लेकिन अगर सेम टाइम पे भी, जैसे मैंने राइस और पोटैटो का एग्जांपल दिया, सेम टाइम पर ही वो अलग अलग क्रॉप्स ले रहा है, तब भी वो किसके अंदर आएगा, तब भी वो मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ज्वार एंड बाजरा ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन, पोटैटो इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, व्हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन। अगर हम खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन जो फार्मर्स है वो ज्वार और बाजरा ग्रो करता है। ओके, और खरीफ कल्टीवेशन जो है इट इज फॉलोड बाय पोटैटो कल्टीवेशन इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। फिर ड्यूरिंग द विंटर सीजन जो है वहां पर तब कौन से क्रॉप्स होते हैं, राबी क्रॉप्स होते हैं, और यहाँ पर जो फार्मर है वो वीट सो करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड पे क्या होता है कि इस टाइप ऑफ फार्मिंग में जो हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड आपको फल, जैसे बासमती चावल है ना, बासमती चावल जो है वो हाइब्रिड वेराइटी है चावल की। तो अब मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स में आप क्या करते हो कि इस टाइप की फार्मिंग में आप हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का जो है वो इस्तेमाल करते हो। जैसे कि मेरी दादी मुझे बताया करती है कि उन लोग के टाइम पे, अभी तो आप हमें जो है टमाटर टमाटर जो है वो हमें पूरा पूरे टाइम मिलता है, मतलब 12 महीना हमें जो है टमाटर खाने को मिलता है। लेकिन उनके टाइम पे जब वो छोटे हुआ करते थे, तो उस टाइम पे वो दादी बताती हैं कि उनके समय में सिर्फ और सिर्फ ठंड में टमाटर आया करता था, और उसके बाद पूरे गर्मी बरसात जो है उनको टमाटर खाने को नहीं मिलता था। तो अभी जो ये टमाटर आ रहा है इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ हाइब्रिड जो है साइंटिफिक फार्मिंग टेक्निक्स, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। हम जो है ऐसे बहुत सारे सब्जियां, जैसे मटर हो गया, मटर सिर्फ और सिर्फ ठंड के मौसम में आया करता था, लेकिन अभी हम मटर जो है 12 महीना खा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन मटर, राइट। तो ये सब क्या है, दीज आर द मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। ओके, तो ये फार्मिंग टेक्निक्स जो होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। As a result, same piece of land produce larger quantities of food grains. राइट, अगर आप अच्छी वेराइटीज के सीड्स लगाओगे तो सेम पीस ऑफ लैंड में, सपोज इस पीस ऑफ लैंड में अगर आपको 100 किलो प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन अगर आप वहां पर हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स लगाते हो तो 100 की जगह आपको वहां पर 500 किलो मिलेगा। ठीक, इट मीन्स व्हाट कि जो प्लांट पहले आपको सिर्फ और सिर्फ 100 kg का प्रोडक्शन दे रहा था, अब आप वहां पर बेटर टेक्निक्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करके अब आप वहां से 5 गुना ज्यादा जो है प्रोडक्शन जो है वो आपको मिल रहा है। तो ये काफी अच्छी बात है आपके लिए। फिर अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन इंडिया फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। इंडिया में जो पंजाब के फार्मर्स हैं, जो हरियाणा के, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, तो दे वेर द फर्स्ट जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को अपनाया था। Introduction of the Green Revolution facilitated the cultivation of wheat and rice using high yielding variety of seeds instead of the traditional seeds. The high yielding varieties are capable of producing more amount of grain on one plant. जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, आप लोगों को कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर कर बताना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इसकी स्टार्टिंग किसने की और कब की। ओके, अब जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जो है व्हीट के और राइस के जो है उन्हें प्रोवाइड किया गया इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सीड्स, और फिर उन्होंने इनका इस्तेमाल करके दे वर द फर्स्ट जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और फिर इसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आया। और फिर जब सिंगल जो सेम पीस ऑफ लैंड में अगर वो ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्हें बेटर उन्हें जो है लेस प्रोडक्शन मिल रही थी। लेकिन जब उन्होंने हाई HYVs का इस्तेमाल किया, हाई यील्डिंग वेराइटीज का इस्तेमाल किया, तो उन्हें उसी सेम पीस ऑफ लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन मिला। तो ये कब हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड की। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिपोर्ट इन मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर ओवर यूज डेफिनेटली।
अगर हम मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है हम उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। ग्राउंड वाटर हो गया, रिवर्स एंड लेक्स जो है वो पॉल्यूट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मॉडर्न फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे हम अब अभी के ज़माने में हम जो भी सब्जियां खाते हैं, वो सब्जियां जो है या तो वो आर्टिफिशियली कलर्ड होते हैं, राइट। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो सब्जी जो वेजिटेबल वेंडर होता था वो कंटिन्यूअसली इस पे सब्जियों पे पानी छिड़कता रहता था, लेकिन अब कोई भी सब्जियों पे पानी नहीं छिड़कता। क्यों? क्योंकि अगर वो पानी छिड़केंगे तो उसका जो वैक्स उस पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो काफी अच्छे से शाइन कर रहा है, सुंदर दिख रहा है, तो वो निकल जाएगा। तो अब आप खुद ही समझ जाइए कि अभी के टाइम पे कितना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे इसी वजह से जो ग्राउंड वाटर है, जो रिवर्स है, जो लेक्स हैं, वो एक तरीके से क्या हो रहे हैं, पॉल्यूट हो रहे हैं। इनफैक्ट केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो बैक्टीरिया को किल तो करते हैं, लेकिन एज वेल एज जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल के, विच आर बेनिफिशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो कि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं, वो भी जो है वो भी मर जाते हैं। तो इट इज द ड्रॉबैक ऑफ मेजर ड्रॉबैक ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो यहाँ पर क्या होता है कि अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मतलब पालमपुर में किस तरीके से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो अबाउट वन थर्ड ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस इन पालमपुर। ये हमने शुरू में ही देखा था कि वन थर्ड फैमिलीज जो हैं, 450 फैमिलीज का जो वन थर्ड फैमिलीज है, दे आर लैंडलेस, उनके पास लैंड नहीं है। ओके, तो 240 families cultivate small plots of land less, that is 2 hectares in size, and remaining 60 families cultivate more than 2 hectares of land. तो जो 240 families हैं वो क्या करते हैं, वो स्मॉल प्लॉट्स को कल्टीवेट करते हैं जो कि 2 हेक्टर से लेस इन साइज है। 2 हेक्टर जो है, अब मैं आप लोगों को बता दूं, 1 हेक्टर है, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 1000 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 1000 स्क्वायर मीटर। और वहीं पे जब हम किसकी बात करते हैं, 2 हेक्टर, जो 240 फैमिलीज हैं, तो वो क्या करती हैं, वो 2 हेक्टर मतलब छोटे प्लॉट्स पे वो कल्टीवेशन करते हैं। और जो बाकी जो 60 फैमिलीज बची, ये सारे कौन से हो गए, जो कि लैंडलॉर्ड्स हैं, अब ये काफी पैसे वाले हैं। ओके, तो ये क्या हो गए, अब ये जो है ये 2 हेक्टर से ज्यादा लैंड पे काम करते हैं, ठीक। तो 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर्स। ओके, 10,000 स्क्वायर मीटर्स, ठीक। A few of the large farmers cultivate 10 hectares or more than 10 hectares of land. कुछ थोड़े से ऐसे फार्मर्स हैं जो कि 10 हेक्टर या 10 हेक्टर से ज्यादा लैंड्स में जो है वो कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं लेबर्स की। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो कि अपने लैंड पे काम कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे के लैंड पे काम करते हैं और उन्हें भत्ता मिलता है, रोजगार मिलता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मजदूर होते हैं, दिहाड़ी मजदूर, तो वो सुबह से लेके शाम तक, मतलब सुबह उनका कुछ टाइम फिक्स्ड होता है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का उनका कुछ आवर्स जो है वो फिक्स होता है, और फिर शाम को जो है उन्हें एक दिन का जो पैसा 200-300 रुपए उन्हें दे दिया जाता है। तो कुछ फार्मर्स जो हैं वो अपने ओन लैंड पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो दूसरों की लैंड पे काम करते हैं, फॉर विच दे रिसीव वेज, जो कि एक दिन की जो कमाई होती है उनकी, उसको हम वेज कहते हैं। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड, दो तरीके से हो सकते हैं, या तो उनको कैश दे दिया जाता है, या तो उनके बदले में उसको चावल, गेहूं, जो भी उनको चाहिए, जिसकी जरूरत है उनको, तो वो दे दिया जाता है। Wages vary from region to region, crop to crop and one farm activity to another. Definitely ये wages जो है वो वेरी कर रहा होता है, कहाँ का रिवाज कैसा है, कहाँ पर कौन सा चलन जो है वो चले आ रहा है, तो उस हिसाब से। फिर अब हम कैपिटल की बात करते हैं। तो अगर आपको मॉडर्न फार्मिंग के लिए, अगर आपको कैपिटल जो है, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड को प्रैक्टिस करने के लिए आपको ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहां पर आपको मॉडर्न टेक्निक्स के अकॉर्डिंग आपको टूल्स का भी इस्तेमाल करना है, इक्विपमेंट्स का भी, महंगे महंगे आपको फर्टिलाइजर्स भी लगाने हैं, पानी का जो है प्रॉपर, इनफैक्ट जो आपको HYVs वेराइटी, जो की जो सीड्स चाहिए, हाई यील्डिंग वेराइटीज की जो सीड्स चाहिए, वो भी काफी महंगे आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ह्यूज कैपिटल की जो है रिक्वायरमेंट होती है। अब जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास इतना कैपिटल तो होता नहीं है, तो अब वो क्या करते हैं, वो
जो बड़े किसान होते हैं, जो कि पैसे वाले किसान होते हैं, जो कि जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे बड़ी ज़मीन पर जो जो वो किसानी कर रहे होते हैं, तो वो उनसे कुछ पैसे जो हैं वो उधार लेते हैं, या मनी लेंडर्स से वो क्या करते हैं, उधार लेते हैं। तो अब मनी लेंडर से अगर वो उधार लेते हैं, तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट? जैसे कि आप लोगों ने अभी बीच में सुन रहे थे बहुत कि जो किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, तो वो इसी वजह से कि क्यों? क्योंकि वो जो है वो क्या करते हैं, हायर रेट में। अब वो सब हर जगह क्या हो गया कि सबके सब मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स ही प्रैक्टिस कर रहे हैं एट प्रेजेंट। अभी मैं अभी की सिचुएशन की बात बताऊं तो कहीं भी, तो ऐसे में क्या होता है कि अब किसान जो है वो क्या करता है, वो कर्ज लेता है, कभी वो बैंक से कर्ज लेता है, अगर बैंक जो है फिर बैंक उन्हें कर्ज नहीं दे पाती, तो फिर वो जाते हैं किसी साहूकार या जमींदार के पास जाते हैं और फिर उनसे कर्ज लेते हैं। अब जब वो कर्ज नहीं लौटा पाते, तो उनकी जो जमीन की उन्होंने गिरवी रखी हुई है, तो वो उसको ले लेते हैं। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है कि वो अब अपनी लाइवलीहुड कैसे, अपनी लाइफ को वो कैसे सरवाइव करेगा, तो इसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं, वो आत्महत्या करने लग जाते हैं। तो ऐसे अभी बहुत केसेस, इनफैक्ट जब यहाँ पर हमारे यहाँ जब इलेक्शंस हुए थे, तो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि वो सारे किसानों के जो कर्ज है वो उन्हें माफ कर देंगे, और उन्होंने अपना प्रॉमिस जो है वो फुलफिल किया भी, राइट? तो ये सब तो सारे पॉलिटिक्स की बात हो गई। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि किस तरीके से जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, तो उनके पास उतना कैपिटल नहीं होता है कि वो, अब अगर वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को नहीं अपनाएंगे, तो उनके पास प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर वो अपना सामान कैसे बेचेंगे, है ना? तो इस वजह से फिर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपिटल, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया: वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट है सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। तो फार्म प्रोडक्ट्स को की जब सेलिंग की बात आती है, तो डेफिनेटली अगर आप किसानी कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट्स है, अब आप उन्हें क्या करेंगे, आप उन्हें मार्केट में बेचेंगे। तो जो सरप्लस प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर सोल्ड टू मीडियम और लार्ज फार्मर्स बाय द स्मॉल फार्मर्स। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या हो रहा है कि जो स्मॉल फार्मर्स है, ठीक, तो वो अपना जो प्रोडक्ट है वो मीडियम या लार्ज फार्मर्स को बेचते हैं बहुत ही कम दाम में, है ना? क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। अब आफ्टर दैट जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं, दे सेल देयर सरप्लस डायरेक्टली टू द मार्केट। अब ये डायरेक्टली मार्केट में सेल करेंगे, तो अब ये जो है ये कितने ज्यादा, इस वजह से ये और अमीर होते जाते हैं। फिर जो ट्रेडर्स होते हैं, द ट्रेडर्स बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मार्केट एंड सेल द प्रोडक्ट्स टू शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज। तो इस तरीके से जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो है सेलिंग की जाती है। फिर अब हम बात करते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। तो 25% जो है टोटल पॉपुलेशन का, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में एंगेज है पालमपुर में। मतलब 75% जो वहाँ की जनसंख्या थी पालमपुर में, वो क्या करते थे, वो फार्मिंग कर रहे थे। अब बाकी जो 25% बचे, जो 25% बचे, अब ये ऐसे हैं जो कि किसान नहीं है, ये नौ, अब ये कैसे, अब इनको भी तो अपना जीवन चलाना है। तो अब ये अपना जीवन चलाने के लिए ये क्या करते हैं, वो क्या सबसे पहला जो है मेथड, वो क्या ऑप्ट करेंगे, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग लगा देंगे। अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो किस तरीके से करते हैं कि वो घर से ही काम कर रहे हैं, राइट? या वो क्या करेंगे कि वो दूसरों की फील्ड्स पे जाके वो क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फैमिली, दूसरे मतलब दूसरी जगह पर जाकर वो अपनी फैमिली या लेबर्स की मदद से वो काम करें, जैसे बीड़ी बनाना, है ना? प्लस जो क्राफ्ट्स बनाने का काम होता है, जैसे सूप जो जिससे घर सूप, मतलब जिसमें से चावल साफ करते हैं ना, वो वाला, ओके। तो वो बनाना, टोकरी बनाना, है ना? तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग काम हो गए। तो इसमें जो है वो लेबर जो है बहुत ही कम हायर किए जाते हैं। फिर है ट्रांसपोर्टिंग। तो जो पीपल और गुड्स होते हैं, ठीक, आर फेरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू ट्रांसपोर्टिंग सर्विस। पीपल को और लोगों को और सामान को इधर से उधर पहुंचाना होता है, तो वो किसकी वजह से, किसकी मदद से होता है, थ्रू ट्रांसपोर्टिंग सर्विस। फॉर दिस सर्विस द वर्कर गेट पेड, जो वर्कर्स होते हैं उनको पे किया जाता है। और इन पालमपुर रोड इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट डेयरी की अगर हम बात करें, तो डेयरी जो है इट इज द मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। डेयरी जो है डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया कि दूध जो है इट इज द बेसिक नीड ऑफ एवरी फैमिली। दूध, दही, मक्खन, घी, है ना? तो यहाँ पर जो है पालमपुर में जो सोर्स ऑफ अर्निंग मनी है, जो मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग मनी है, दैट इज योर डेयरी। अब डेयरी जो इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल मिल्क आर डन मोस्टली फ्रॉम काउ एंड बफेलोस। जो प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल मिल्क जो है वो मोस्टली किसके थ्रू किया जाता है, काउ एंड बफेलोस के थ्रू। ओके। नेक्स्ट है शॉपकीपिंग। तो शॉपकीपिंग इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। डेफिनेटली शॉपकीपिंग, दुकान खोलना, है ना?
तो ये भी क्या है, इट इज द also source of earning money in Palampur. Shopkeepers earn money by selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes. Here shopkeeper is an individual who run the shop. Definitely अब शॉप जो डेली यूज के, जो डेली नीड्स के, जो राशन के जो दुकान होते हैं, तो वहां पर आपको सारे सामान मिल जाते हैं ना, तो अब इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करना पड़ता है बेसिक नीड्स के लिए। चाय पत्ती, शक्कर, तेल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, ये सारे आपकी डेली यूज का सामान है। तो शॉपकीपिंग जो है ये भी इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताइए, और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।